मोहन भागवत ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर कसा तंज। बयान सुनकर हंस पड़े नेता और समर्थक। भाजपा के अच्छे दिन को लेकर इशारों ही इशारों में बता दी पूरी सच्चाई। देखिए कैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पीएम मोदी को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। लेकिन हमको ये भी पता है कि राजनीति पर दबाव संघ का या किसी का नहीं होता है। राजनीति पर दबाव होता है मतदाताओं का। सिद्धांतहीन राजनीति चल जाती है, इसलिए चलती है। नहीं चलेगी हुआ तो कोई नहीं करेगा। जो मैंने कहा पहले कि वो वोटवादी है। सब अपना तंत्र ऐसा है कि राजनीति वोटवादी है। वोटवादी निरंतर अधिकाधिक होते जा रही है। तो इसको ठीक करना है तो ये पूरे समाज के प्रबोधन का, पूरे समाज में नैतिक रुचि का विषय है। वो करने से सब ठीक हो जाएगा। चलो तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में प्रश्न है। व्हाट आर द की रीजंस फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड हैज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कॉन्शियसली deprioritized the uniform civil code, or is it still seen as an essential reform to be pursued at the right time? और एक प्रश्न है, क्या भारत को केवल अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित लोकतंत्र होना चाहिए या बहुसंख्यकों द्वारा? इस पर संघ का क्या विचार है? अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो अच्छा है। अपना देश वास्तव में एकतंत्रवादी नहीं है। आप समझ लो, हिंदू विचार अपने पूरे राष्ट्र में कितने प्रकार थे तंत्र के? स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाधिपत्यम समंत पर्यायी सार्वभौम इतने सारे गवर्नेंस की सिस्टम्स चल रही थी एक ही देश में। अलग अलग भूगोल अलग अलग है, सारी बातें अलग अलग हो जाती है। सब जगह एक नहीं चलता, ऐसे चल रही थी। फिर भी हम एक राष्ट्र थे। पृथ्वी समुद्र पर्यंता या एक राटी थी, उसी में कहा है। तो हमारा विविधता को कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है एक देश के लोगों का एक तंत्र, तो अच्छी बात है। एकता और मजबूत होती है। एकता को कोई खतरा होने की संभावना कम हो जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश को एकात्म बनाने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है। और इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तब आपस में झगड़े नहीं करने चाहिए। लाना इस तरह से है, उत्तराखंड ने लाते समय क्या किया उन्होंने? पहले एक बिल बना के जनता में डाल दिया कि ऐसा हम लाने वाले, आपके सुझाव लाओ। 3 लाख सुझाव आए, सबके साथ बात की उन्होंने। और इतना व्यापक संवाद होने के बाद फिर उन्होंने बिल लाया। ऐसी प्रक्रिया के साथ अगर कोई सिविल कोड आता है तो अच्छा है। ऐसा कोई एक कोड बन सकता है, स्वीकार होता है, क्योंकि लागू होने के बाद पालन करने की समस्या है। कानून में कोड आ गया इसलिए वो स्थापित हो जाता, ऐसा नहीं होता है। लोग स्वीकार करते, पालन करते, तब होता है। तो लोगों की मानसिकता पहले बनाए, उनको विश्वास में ले, उनके साथ ऐसा व्यापक संवाद कर एक कोड लाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और आनंद है कि इस दिशा में अभी जो चल रहे वो थोड़े थोड़े ऐसे चल रहे हैं और पूरा ही ऐसा चल लेना चाहिए। अगर आ गया तो हम स्वागत करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, विविधता में एकता वाला हमारा देश है। ये कोई कठिनाई नहीं है, ये मदद करती है। ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो परवाह नहीं। ऐसा हमको रहना चाहिए। जीवन शैली समूह का प्रश्न है। ठीक है ना, अल्पसंख्यक की बहुसंख्यक, हम इसको मानते नहीं। अपना एक देश है, यहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी का संवाद नहीं चलना चाहिए। हम एक ही पॉलिटी है, हम सब एक है। इसी आधार पर सारी राजनीति होनी चाहिए। तो प्रजातंत्र यानी पूरी प्रजा वो प्रतिनिधित्व होती है, वो लोग चलाते हैं।
तो उसमें प्रजा का ये भाग चलाएगा, ये भाग झेलेगा, ऐसे नहीं होता है। तो सबकी सहमति इसमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अगर हम मेजॉरिटी माइनॉरिटी करेंगे तो हमारे देश में सब लोग माइनॉरिटी है, कोई भी मेजॉरिटी है नहीं। भाई हम एक समाज है, इसलिए हम सब लोग मिलके ये पीपल, वी दी पीपल है। तो सही मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संसद में बैठते हैं, बैठने चाहिए, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए और पूरे देश को एक मानकर वो विचार करे और सब ठीक चलेगा। जीवन शैली समूह का प्रश्न है। प्रश्न करता है डॉक्टर रोहिणी सावंत जी, रणजीत पुराणिक जी, मनोज ठाकरन जी। इस वर्ष आयुर्वेद का बजट बढ़ाया गया है और कौन से खास कदम उठाए जाने चाहिए? उसी के साथ एक प्रश्न है, विपरीत हो सकता है, लेकिन आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना में समुचित स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरे प्रश्नकर्ता ने पूछा है। और है उससे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न, फास्ट फूड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर को देखते हुए क्या इसे बैन करना चाहिए? अब आयुर्वेद का बजट बढ़ाया गया है वगैरह, ठीक है, सरकार करेगी, लेकिन आयुर्वेद के उपचार करने वाले जो वैद्य है, उस शास्त्र के जो ज्ञाता लोग हैं, उनका दायित्व है कि इसको कैसे बढ़ाना। बीच में हो सकता है, मालूम नहीं, विकास रुक गया होगा आयुर्वेद का। अब सौभाग्य से आयुष मंत्रालय है, ऐसी प्रावधान है, इसका लाभ लेके आयुर्वेद को एक अच्छा आधुनिक, इस पर ठीक बैठने वाला शास्त्र, आयुर्वेद का बेस बदलने की जरूरत नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोषाधारित वो सब जो विचार है, वो विचार आज की दुनिया समझ सके, इस प्रकार से उसको सामने लाना चाहिए। आयुर्वेद से उपचार करने वालों की संख्या बढ़नी चाहिए, उपचार करा लेने वालों की भी बढ़नी चाहिए। स्थान चिकित्सा पद्धतियों को दिया नहीं जाता, चिकित्सा पद्धति वो स्थान लेती है। एलोपैथी अपने यहां इतनी प्रचलित हो गई, उसका एक कारण आयुर्वेद को हम भूल गए ये है, लेकिन वही कारण नहीं है। तो एलोपैथी में रोज के जीवन में जिसको रोज मजदूरी पर जाना है, उसको बुखार आ गया तो एक गोली ले लो, बुखार उतर जाएगा 15 मिनट में, जाओ काम पर, ये रिलीफ मिला। तो लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला शास्त्र, ऐसा उसका जो पहले स्वरूप था वो फिर से स्थापित होना चाहिए। आयुर्वेद के लिए 10-12 गांव में एक वैद्य रहता था। वो वैद्य उन 10-12 गांवों के लोगों की चिंता करता था, वहीं के परिसर में जंगलों से जड़ी बूटी लाकर हर बार ताजी दवा देता था, क्योंकि आयुर्वेद का एक तो कस्टमाइज्ड है, जहां का रोगी है वहां की दवा उसको चलती है, वगैरह वगैरह तत्व है, आयुर्वेद वाले जानते हैं क्या है। दूसरा, वो अभी बने 4 महीने के बाद उनका वो परिणाम नहीं रहता, इसलिए हर बार बना के देना पड़ता है। अब ये फिर से लागू होना है तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वालों को ब्लॉक से भी नीचे के स्तर पर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां उसको ये परिणाम दिलाने होंगे कि आप बीमार हो गए, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, ये लो, तुरंत आप ठीक हो जाओगे। ये होता है। मैं एक बार ऐसे बीमार हो गया और मुझे जाना था नांदेड़ से मुंबई में कार्यक्रम था। नांदेड़ में शाम को बुखार आ गया, बहुत ज्यादा बुखार आ गया। तो हमारे एक स्वयंसेवक थे वहां आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने मुझे 1 बोतल काढ़ा दिया और रात को 2 बार लेने के लिए कहा। मैं ट्रेन में मैंने वो काढ़ा लिया और मैं एकदम सुबह ठीक हो गया और फिर से बुखार नहीं आया। तो ये परिणाम मिलता है आयुर्वेद से भी, लेकिन ये दिखाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें अगर आप कहते हो, करते हो, तो आयुर्वेद लेने वाले व्यापक हो जाएंगे, तो फिर राष्ट्रीय योजना में आयुर्वेद को स्थान दिए बिना वो योजना राष्ट्रीय बन ही नहीं सकेंगी। ये करना चाहिए, तब उसको समुचित स्थान मिल जाएगा। फिर सरकार हाथ लगाएगी और उसके विकास में और दुनिया में व्यापक होने में तरह तरह की मदद उसके द्वारा की जाएगी। ये सब बाद में होगा। पहले
आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, आयुर्वेद का उपचार करा लेने वाले, इन दोनों की अच्छी संख्या बननी चाहिए और उनको व्यापक होना चाहिए। फास्ट फूड को बैन मत कीजिए, बैन करने से उसका काला बाजार शुरू होगा। ये तो संयम की बात है। फास्ट फूड खाना चाहिए ऐसा कानून था क्या? कानून तो नहीं था, फिर क्यों खाते हैं? जो कानून से नहीं आया वो कानून से कैसे जाएगा? आपकी लालच के कारण जो आया, आप लालच छोड़ दो तो वो चला जाएगा। अपने पास फास्ट फूड है भारत का, या महाराष्ट्र में कच्चा चिवड़ा खाते, वो क्या है? झालमुड़ी खाते बंगाल में, वो क्या है? ये सब अपने भाजणीचं पीठ घर में बना के रखते हैं और आए चार लोग तो तुरंत वो थाली पीठ बना के देते। अपने पास भी है, ताजा है, स्वस्थ है, उसकी आदत डालो। हमारी आदत बदलना ये उपाय है, कानून ये उसका उपाय नहीं। पर्यावरण के विषय में प्रश्न करता है प्राध्यापक गणपति यादव जी। पेरिस समझौते के वादों को पूरा करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 2050 तक तथा ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को 2070 से पहले समाप्त करना है। क्या आरएसएस इस मुद्दे को प्राथमिकता से के आधार पर उठा सकता है? अब हर बात आरएसएस ने ही उठाई चाहिए, ऐसा क्यों है भाई? आरएसएस को एक काम है जो समय देके भी पूरा नहीं होता, मनुष्य बनाने का। तो वो उसमें तो आप है नहीं, तो कम से कम ऐसे मुद्दे आप लोग उठाओ ना। ऐसा है कि जनजागरण तो हम करते हैं इन सब बातों का। अब ये पेरिस के समझौते में वादे हमने पूरे किए। आज तक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जो वादे हुए उसको पूरा करने वाला समय सीमा में एक ही देश है, भारतवर्ष, दूसरा नहीं है। तो भी ये भी वादे हम पूरे कर लेंगे। लेकिन इसमें एक उल्टी बात मुझे नजर में आती है कि ये सारे देश हमको कार्बन इम्प्रिंट कम करने, हम इस देश में 10,000 साल से ऊपर है और हमने उद्योग चलाए हैं। पूरे दुनिया में हमारे वस्त्र फेमस थे, सारी बातें। अब बीच में आक्रमणों में हम रुक गए, नहीं तो टेक्नोलॉजी हमारी थी सर्वत्र। हमने कभी पर्यावरण की समस्या उत्पन्न नहीं की। तो विज्ञान के आधार पर प्रकृति के शोषण के साधन प्राप्त होने के बाद पश्चिम में जो विकास का दौर आया, उसके कारण सारी समस्या है। उनके वादे वो पूरे नहीं कर रहे। हम पर्यावरण के प्रेमी हैं, हमको अपने देश की चिंता, इसलिए इन वादों के पूरे करने का सवाल आपने उठाया, अच्छी बात है। लेकिन जरा उनको भी पूछिए ना कि भी आपने वो जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां वगैरह बनाई है वो कब बंद करेंगे आप? आपने जो अन्नों को विषयुक्त बनाने वाले फर्टिलाइजर्स वगैरह ठीक है अपने देश में बैन करके बाहर देश में आप भेज रहे, वो कब बंद करेंगे आप? हम करेंगे, हमने वादे पूरे किए हैं। हमारे खून में है पर्यावरण के साथ जीना। हम तो अलग से बताने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं उसकी अहमियत। लेकिन ये एक अलग दिशा में विकास के पथ पर सारे देश को अग्रसर कर रहे और सारे तंत्र ऐसे बना रहे कि सब देशों को उसी में चलता रहे ताकि हम ठीक रहे, बाकी लोगों के साधन हमारे पास आए। यही तो दिख रहा है ना, इसको भी बदलना पड़ेगा। थोड़ा उस पर भी सवाल उठाइए। लेकिन है, पर्यावरण गतिविधि है हमारी, वो काम करती है और देश के कई पर्यावरण तज्ञ हमारे संपर्क में है। उनके द्वारा ये जो आपकी अपेक्षा है वो काम होता है। लेकिन कृपया आरएसएस ठेका लेने वाला संगठन है ऐसा मत समझिए। बहुत से काम समाज को अपने करने हैं, तब होंगे, अकेले संघ के करने से भी नहीं होंगे।